हमारे ज़हनों में ज़हर भरा था खान साहब ने इनके मुतालिक और इनकी फैमिली के मुतालिक, उससे मैंने बिल्कुल इनको बरअक्स पाया है कि शी इज़ नाउ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड शी हैज़ द विज़न टू लीड पाकिस्तान। और ये वो खातून है जो कि टक्कर की सियासतदान है इमरान खान की अब। वीडियो जो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है, आप यूथियों के हवाले से उन्हें बरनौल के हवाले से बातचीत कर रही हैं कि यूथ के जल के तो ये मेरे ख्याल में एक लॉस है उस लीडर का जिसने परवाह नहीं की और साजिश जिस मोहतरमा ने की वो आज सर पे चढ़ के नाच रही है वहां पे जमान पाक में। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सियासत डोर पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। उज़मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। उज़मा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ट्विटर के ऊपर ये आपने एक तस्वीर शेयर की है मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ, आपने कहा है उनसे खुसूसी मुलाकात। मैडम, मुलाकात की तो कोई वीडियो नहीं आई, तो आपने सिर्फ खड़े होकर तस्वीर उनके साथ बनाई है या बाकी तो उनको मुलाकात भी हुई है, उन्होंने कोई टाइम दिया आपको? आपको पता है कि जब मैंने इमरान खान को जॉइन किया था, तो उनको भी मैंने पहले अच्छी तरीके से उनसे जब जान-पहचान हो गई थी और व्हेन आई फेल्ट के ये इनके जो विज़न है, उसके साथ मैं चल सकती हूँ, फिर मैंने उनको जॉइन किया था। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं, इनके साथ मेरी काफ़ी तकरीबन अब कुछ महीने हो गए हैं कि इनके साथ मेरी कम्युनिकेशन है और जो हमारे ज़हनों में ज़हर भरा था खान साहब ने इनके मुतालिक और इनकी फैमिली के मुतालिक, उससे मैंने बिल्कुल इनको बरअक्स पाया है। शी इज़ अ रिमार्केबल वुमन और मैंने जितना ज़्यादा इनके साथ मेरा इंटरैक्शन रहा है, उतना ज़्यादा मुझे एहसास हो रहा है कि शी इज़ नाउ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड शी हैज़ द विज़न टू लीड पाकिस्तान। और ये वो खातून है जो कि टक्कर की सियासतदान है इमरान खान की अब। उस्मान साहिबा टक्कर की तो बात ना करें, इनके वालिद साहब भी टक्कर के थे और वो पाकिस्तान में आए नहीं और पाकिस्तान से डील करके मुल्क से बाहर गए हुए हैं। उस पर बातचीत करते हैं और इनके विजन के हवाले से भी बातचीत करते हैं। लेकिन आपकी एक वीडियो जो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है, आप यूथियों के हवाले से उन्हें बरनौल के हवाले से बातचीत कर रही हैं कि यूथ के जल के यूथ के मैडम, इन्हीं लोगों ने आपको लीडर बनाया हुआ था। इन्हीं की वजह से आपकी एक रिकग्निशन बनी थी। यही लोग आपके वोटर सपोर्टर थे, आप आज आप उन्हें इस तरह के टोंट कर रही हैं। आपको मेरे ख्याल में बड़ी गलतफ़हमी हुई है। मैंने इनको नहीं जॉइन किया था, मैंने इमरान खान को जॉइन किया था। और उस ज़माने में ये जो हमारा सोशल मीडिया का जो सेटअप था, वो तमीज़ के दायरे में रहते थे और जब वो बात करते थे, तो ये नहीं महसूस होता था कि वो अगले बंदे की इज़्ज़त के साथ खेल रहे हैं या तमस्खर कर रहे हैं या तमाशा बना रहे हैं। ये इस वक़्त जो है टोटली बेलगाम हो चुके हैं। और मैं इनको फ़ॉलो नहीं कर रही थी, ना मैं इनके साथ थी। मैं जिस शख्स के साथ थी, उसने मेरे एतमाद को शदीद ठेस पहुँचाई। मैंने अपनी ज़िंदगी के 12 साल खून-पसीना दिया उस पार्टी को। पार्टी एक माँ जाए की तरह होती है, लेकिन कोई कदर नहीं की गई लॉयल्टी की या एक डाई हार्ड जान-निसार की। तो ये मेरे ख़्याल में एक लॉस है उस लीडर का जिसने परवाह नहीं की, जिसने इंसाफ देने की कोशिश ही नहीं की अपने कारकुनों को। आप देख रहे हैं कि अब कितने उनके पुराने लोग हैं जो आपको उनके इर्द-गिर्द नहीं नज़र आते हैं। क्यों वो छोड़ के चले गए हैं? क्योंकि यही नाइंसाफ़ी और यही जो गफ़लत है उन्होंने उन तमाम फाउंडर मेंबर्स के साथ भी की है। और अब उसका नतीजा वो आज भुगत रहे हैं कि जितने फसली बटेरे आपको उनके इर्द-गिर्द नज़र आते हैं। आप मुझे क्या वजह बता सकती हैं, एक मेन वजह जिसकी वजह से आपने तहरीक इंसाफ छोड़ी? मैंने तहरीक-ए-इंसाफ नहीं छोड़ी थी। इमरान खान ने मेरे खिलाफ जब 2020 में साजिश हुई थी और ऑडियो लीक आई थी और उन्होंने इंस्टेड के वो मुझे बुला के पूछते कि बीबी तुम मेरी स्टार हो, तुम मेरी फाइटर हो, तुमने इतनी अपनी जिंदगी का हिस्सा कुर्बान किया है स्ट्रगल में हमारे साथ, तो बताओ तो सही ये क्या हुआ है। इंस्टेड के वो मुझसे बुला के पूछते, उन्होंने मुझे ऐसे लोगों के पल्ले डाल दिया जिन्होंने मुझे उठा के पार्टी से निकाल दिया। लेकिन अल्लाह ताला की जो लाठी है वो बेआवाज़ होती है। मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोज़ीशन एक मिली हुई थी, उसको ये नहीं टच कर सके क्योंकि मुझे आईन ने प्रोटेक्ट किया, लेकिन 63 ए ने प्रोटेक्ट किया। वो ऑडियो तो मैडम आपकी ही थी ना? जिसमें आप बुशरा बीबी के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर रही हैं।
मेरी ऑडियो जो थी उसको टोटली इंजीनियर किया गया था, उसको डब किया गया था। मैंने 4 दफा एफआईए में एज एन एमपीए मैंने वहां पे कंप्लेंट लिखी थी। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम हुआ है, मेरा फोरेंसिक क्राइम मोबाइल का। डीजीएफआईए ने मुझे कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आई है कि इनका जो केस है आपने आगे नहीं इसकी फोरेंसिक करनी। तो ये क्या तमाशा लगा हुआ था वहां पे? किस चीज को वो छुपा रहे थे? मैंने तो उनको कहा था कि आप इसको देखें। अगर आप समझते हैं, मैंने 12 साल पार्टी को बैठ के नेशनल मीडिया पे डिफेंड किया है। मैं पीटीआई की ऑफिशियल मीडिया स्पोक्स पर्सन थी, मैं पंजाब गवर्नमेंट की ऑफिशियल मीडिया स्पोक्स पर्सन थी। अगर मैंने कभी कोई गलत बात की होती तो मुझे पार्टी कोई शो कॉज नोटिस ना भेजती। तो ये तो साजिश थी, और साजिश जिस मोहतरमा ने की वो आज सर पे चढ़ के नाच रही है किसने वहां की? पे जमान पार्क में। किस ये किस आपकी जजा और सजा है आपकी उज़मा पीटीआई साहिबा, में। उज़मा साहिबा, जो ऑडियोज इंजीनियर्ड की जाती हैं या डॉक्टरेट की जाती हैं, उनके इल्जामात अक्सर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर लगते रहते हैं, या बेशुमार लोगों के हवाले से बातचीत। तो आपकी ऑडियो किसने इंजीनियर्ड की थी, और साथ साथ किसने आपके हवाले से गलतफहमी पार्टी में फैलाई थी? देखिए, अब ये पुरानी बातें हैं, अब वो रात गई बात गई, कोई फायदा नहीं। आप 2020 में मेरा नाम डालें, गूगल करें, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। ये मोहतरमा थी मुसर्रत जमशेद चीमा और उसका मियाँ। उन्होंने बेतहाशा पैसा पंप किया और उसकी वजह थी, उसकी वजह ये थी कि वो मेरे साथ परफॉर्मेंस मैच नहीं कर सकती थी पंजाब असेंबली में, और मेरा नाम पंजाब कैबिनेट के लिए अप्रूव होके गया था सीएम ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस। तो उसने फिर कहा कि जी ये तो मामला मेरे हाथ से निकल गया है, तो कोई ओछा हथकंडा इस्तेमाल किया जाए इसको रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन देखें, गिला मुझे उससे नहीं है, गिला मुझे अपने लीडर से है। मेरा लीडर तो मुझे पहचानता था ना, उसे तो पता था मेरी लॉयल्टी का। उसे तो पता था कि किस तरह से इसने जेलें काटी हैं, किस तरह से डंडे खाए हैं, किस तरह से ये धरनों में खड़ी रही है, किस तरह से इसने हर केस मेरा अटेंड किया है। उसको क्यों नहीं गवारा हुआ कि वो 2 मिनट मैडम, अपने असल एक नजरियाती कारकुन को साहिबा, बुला के पूछ ही ले कि हुआ क्या है। उज़मा उज़मा साहिबा, असल गिला आपके वोटर सपोर्टरों का, आपके मानने वालों का, जो आपको मीडिया पर सुनते थे, उनका आपके साथ ये है कि आपने 12 साल पार्टी को दिए, आपने जेलें काटी, आपने डंडे खाए। तो क्या आप इतनी नो उम्र थी, या कम से कम इतनी कम तजुर्बाकार थी कि इमरान खान आपके शरीफ खानदान के बारे में आपके जहन में जहर बरता रहा और आप समझती रही ये एक हकीकत है? देखें, बात सारी ये है आप कि इनकी कितनी दास्तानें सुनाती थी मीडिया जब में, आप मैंने जाके देखें, पूछा है। आप मियां अब नवाज आप मैं शरीफ और आपको मरियम बता। नवाज शरीफ के बारे में मैडम उनकी उनके किस्से हमें सुनाती थी। हाँ, अब आप देखें ना, हमारे ज़हन में जो ज़हर भरा गया था, तो हम तो सोच रहे थे कि 2018 में ये जितने लोग हैं, ये इनको सज़ा हो जाएगी और ये खत्म हो जाएँगे। लेकिन 3.5 साल में किसको सज़ा हुई? इन सबको जेलों में डाला गया। कोई प्रूफ था इमरान खान के वो पास? तो खान साहब डीजीआईएसआई ने ने नहीं, वो तो मेरे खान ज़रा साहब मुझे ने बात मुकम्मल करने दें, वो तो बात खान मुकम्मल करने दें। जनरल नहीं, बाजवा आप साहब देखें थे। मेरे, वो जनरल बाजवा आप साहब प्लीज़, थे। आप बात मुकम्मल कर लें। डीजीआईएसआई जब आए थे, क्यों वो आए थे? उन्होंने क्यों आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की? उन्होंने कहा कि जब तवातर से झूठ बोला जाता है, तो फिर सच को सामने लाना जो है वो लाजिम हो जाता है। वो कहते हैं कि हम जब भी प्राइम मिनिस्टर से पूछते थे कि सबसे बड़ा कौन सा ऐसा इशू है जिसमें आपको हेल्प चाहिए, तो इंस्टेड के वो मईशत की बात करें या किसी अंदरूनी या बैरूनी इश्यूज की बात करें, वो कहते थे कि अपोजिशन को खत्म कर दो, इनको जेलों में डाल दो। तो बाजवा साहब ने क्या जवाब दिया था कि ये मेरा काम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये काम करूं कि इन सालों को खत्म कर दूं, तो फिर आपकी सीट पे आप मुझे बिठा दें। तो ये तो अब खुल के सामने बातें आ गई है ना, कोई ढकी छुपी बात तो रही नहीं है। उज़मा साहिबा, उसूल की अगर बातचीत करें तो क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई अपोजिशन है? क्या इस वक्त अपोजिशन को जेलों के अंदर नहीं डाल दिया गया? क्या इस वक्त अपोजिशन के ऊपर झूठे मुकदमात नहीं बनाए जा रहे, उन्हें हैरेस नहीं किया जा रहा, उन्हें दबाव में नहीं लाया जा रहा? देखिए, पीका ऑर्डिनेंस कौन लेके आया था? व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप देखें कि इन लोगों ने हर सीनियर लीडर को बाकी पार्टीज की इन्होंने जेलों में डाला। मियां नवाज शरीफ ने 350 दिन जेल में गुजारे, मरियम नवाज ने सऊबतें बर्दाश्त की, 157 डेज वो जेल में रही, 600 से ज्यादा दिन हमजा शहबाज जेल में रहे। साद रफीक को देख लें आप, ख्वाजा आसिफ को, शाहिद खाकान को देख लें, कौन सा लीडर है जिसने जेलें इनके दौर में नहीं काटी? हम्म। और ये तो 2 दिन अंदर जाते हैं तो ये इनकी चीखें निकल जाती हैं, इनके आंसू निकल जाते हैं,
और ये रोना पिटना मचा देते हैं, कभी इनको छिपकलियों से डर लग जाता है। तो ये भी थोड़े दिन गुजार लेना, कम से कम सेंचुरी तो पूरी करे ना जेल में, फिर देखिए कहें कि जी हम बड़े बहादुर हैं, हमने बड़ी जेलें काटी हैं। नहीं, तो उस ये तो तमाशा बनाया देखिए है ना इन लोगों ने। ये तो माज़रत के साथ कोई आर्गुमेंट नहीं है कि अगर उनके साथ ज़्यादती हुई थी तो इनके साथ भी होनी चाहिए, फिर आपके साथ भी होनी चाहिए, किसी के साथ नहीं होनी नहीं चाहिए। देखिए, ज्यादती की लेकिन बात मैडम नहीं है। आप आपके मुझे बारे ये में बताएं, सोशल मीडिया पर एक आप तासुर मुझे है। ये बताएं, फवाद आप चौधरी थ्रेटन करता है इलेक्शन कमीशन की जो फैमिलीज हैं। तो अगर ये आप थ्रेटन करो और फिर आप कहेंगे जी मुझे जेल में क्यों डालें, आपकी फैमिली को थ्रेटन करे, जी, उनकी आपने जिंदगियां खतरे में डाले, तो आप मैडम क्या कहेंगे? मैडम आप जिस मरियम नवाज के वीएन की बातचीत करती हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही हैं इदारों के सरबराहान के खिलाफ, बेशुमार लोगों के खिलाफ। आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो इससे पहले बेशुमार लोगों की, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चों के बारे में, उन जजेस के बच्चों के बारे में ऐसा ही कहते रहे जो आज आपके लीडर हैं। लेकिन आपके बारे में सोशल मीडिया पर तासुर ये मशहूर कि चूंकि इमरान खान के ऊपर मुश्किल टाइम आ गया था, तो आपने साइड इसलिए ली है ताकि मुझे इस मुश्किल टाइम में खान के साथ ना खड़ा होना पड़े और इसकी मुझे कोई कीमत ना अदा करनी पड़े। हाँ, अरे अरे हुजूर, आपको वो 12 साल नहीं याद जो 2010 से लेके 2000 ये 18 तक उज़मा कारदर ने खान साहब के साथ गुजारे हैं। वो स्ट्रगल का पीरियड था। वो पीरियड था जब हम सड़कों पे थे। वो पीरियड था जो हमने ना आंधी देखी, ना तूफान देखा और पीछे खड़े रहे, क्योंकि हम समझते थे कि हम एक कॉज के लिए निकले हुए हैं, हम पाकिस्तान के लिए निकले हुए हैं, हमने नया पाकिस्तान बनाना है। वो मुश्किल वक़्त था, वो मुश्किल वक़्त था। आप क्या बातें करते हैं? और फिर उसके बाद जो परसिक्यूशन मुझे अपनी पार्टी की तरफ से बर्दाश्त करनी पड़ी, उसका भी हिसाब-किताब अगर कोई दे देना तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये बताएं कि मिस मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने आपको क्या मुराद देने की बातचीत की? मैं जब पीटीआई में थी तो मैं किसी ओहदे, किसी पोजीशन के लिए नहीं थी। मैं सियासत में सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि अल्लाह ताला कौम की खिदमत का मौका दे कौन को और युद्ध का इंसान युद्ध वहीं करके जाता है, काम आती है मैडम। इंसान इंसान वहीं जाता है जहाँ इज्जत होती है। अब अगर मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ हूँ, मुझे ना कोई पोजीशन चाहिए, ना मुझे कोई ओहदा चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब जो उनको मैंने देखा है कि उनकी उनकी जो एक मॉरल वैल्यूज हैं बहुत अच्छी हैं। मैंने उनसे बात की जब पर्सनल ये जो वीडियोस आनी शुरू हुई खान साहब और ऑडियोज आई, तो उन्होंने कहा जी मैं इसमें बिलीव ही नहीं करती हूँ। मेरे पास पॉलिटिकल एमुनेशन इतना है कि मैं सॉर्ट आउट कर लूं इस चीज को, मुझे पर्सनल अटैक्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो उनको मैंने बहुत नजदीक से स्टडी किया है। उनकी बहुत फोकस्ड है, सुपर इंटेलिजेंट हैं और उसकी नर्व्स जो हैं दे आर लाइक स्टील। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस तरीके से उसको अटैक किया जाता है, उसने आपकी बहुत बातें सूबतें बर्दाश्त की हैं और ये मैंने स्टडी किया है। आई हैव बीन इंटरैक्टिंग विद हर फॉर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स। जी, जी। मैं कोई एक दिन में पीएमएल में नहीं ज्वाइन हो गई हूँ। आखिरी 2-3 सवाल जो आपने पिछले कुछ महीनों से मरियम नवाज शरीफ को स्टडी किया है, आपने शायद पिछले 8-9 महीनों में रिजीम चेंज के बाद के हालात को भी स्टडी कर लेती। जिस कौम की खिदमत की आप बातचीत कर रही हैं, जिन्हें आप यूथिया कहकर चिढ़ा रही हैं, जिस एक पॉलिटिकल थॉट को आप डायरेक्टली टारगेट कर रही हैं, तो पिछले 8 माह को मैडम आप ये भी स्टडी कर लेती कि लोगों को बर्बाद करके रख दिया है, तबाही फिर गई है पाकिस्तान की मिडल क्लास की। आपने दो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। ये जो आप सो कॉल्ड रिजीम चेंज की बात करते हैं, वाज़ इट कॉन्स्टिट्यूशनल और वाज़ इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? इसका एक तो जवाब दे दें मुझे। दूसरा मुझे ये जवाब दे दें कि ये जो आईएमएफ की जो डील जिसकी वजह से हम इतनी मुश्किलात उनका सामना कर रहे हैं, ये किसने इसको साइन किया था? ये कौन मुआहिदा करके किया था? अ, और किसने बैकआउट किया था इस मुआहदे से, जिसकी वजह से हमारा मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंच गया था? जरा इन दो बातों का प्लीज जवाब दें मुझे। मैं पहले दूसरी चीज़ का आपको मुख्तसरन जवाब ये देना चाहता हूँ कि आईएमएफ के साथ डील में मसला नहीं, मसला है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आईएमएफ के साथ दोबारा जब आप बातचीत करने जाते हैं तो आप 6 से 7 से 8 माह का टाइम ले लेते हैं। जब आप दोबारा से इसहाक डार साहब मुल्क में आते हैं तो लोगों को फ्रॉड के पीछे लगा देते हैं, जबकि हकीकत ये थी कि जब इन्होंने रिजीम चेंज की थी तो उसके बाद ही फौरी तौर पर इन्हें आईएमएफ के पास जाना चाहिए था और इस दफा भी जब ये रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा फिर जाना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे मैडम एक और चीज़ बता दें। देखिए, आपसे एक सवाल आखिरी सवाल आखिरी सवाल मैडम। आपका जो है ना हावजा थोड़ा बहुत कमजोर हो गया है। जिस वक्त मुआहदे से बैकआउट किए हैं खान साहब,
उन्होंने जीएसटी फ्रीज कर दी थी, उन्होंने पेट्रोल की कीमतें फ्रीज कर दी थी और उन्होंने कीमत कम कर दी थी पेट्रोल की, जिसकी वजह से आईएमएफ जो था उसने कहा था कि अब मैं कोई ट्रांस हम कोई आपके साथ जो है गुफ्तशनीद करने को तैयार नहीं है, एंड दैट इज व्हेन वी रैन इनटू ट्रबल। ये जो हुकूमत बदली थी, कौन पॉलिटिकल कॉस्ट इतनी देता है? वो सिर्फ इसलिए बदली थी क्योंकि दे हैड टू गो अहेड, उनको ये एक सियासत को बचाने की बजाय रियासत को बचाना बहुत जरूरी हो गया था। और अगर वो ना उस वक्त आते और ना उस वक्त वो आईएमएफ के साथ रिस्टोर होता उनका वो जो सारी बातचीत थी, और अभी भी देखें ये जो कीमत इतनी बढ़ रही है और जो भी हो रहा है, इसको ये इसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि ये सारी जो शराइत हैं ये खान साहब मंजूर कर गए थे, ये हामी भर के गए थे कि हाँ हम ये सारी चीजें कर देंगे। अगर वो ना करते, थोड़ा सा निगोशिएशन कर लेते उस वक्त, तो शायद हमें ये मुश्किल वक्त ना देखना पड़ता। आपका हाफजा बहुत कमजोर बहुत है, आई एम कमज़ोर सॉरी है। टू से दैट। मैं तस्लीम कर रहा हूँ, मेरा हाफ़िज़ा कमज़ोर है। लेकिन कल तक जो मैंने आपकी सारी वीडियोज़, आपकी मीडिया टॉक्स और बेशुमार देखी हैं, कल तक आप लोग ही खान साहब के इस मुआहदे को डिफेंड कर रहे थे। आप दूसरी तरफ जाकर अब इसे कंट्रोवर्शियल मुआहदा कह रहे हैं। खैर इस चीज़ को छोड़ें, आपकी एक नहीं, पॉलिटिकल ये तो सोच है। बाद में अब आई एम बराए सॉरी, ये मेहरबानी हमें एक बात, बाद में पता वन चला है लास्ट कि वी क्वेश्चन, बैक्ड मैडम आउट ऑफ दिस वन डील, वी वन डिडंट नो वन एट दैट टाइम। मैडम वन लास्ट क्वेश्चन। आप ट्विटर के ऊपर अरशद शरीफ साहब जो शहीद कर दिए गए हैं, उनकी बेगम को आप ये लिख रही हैं कि जनाब आप रंडी ना रोइएगा, बेवगी को सामने ना रखिएगा। मैडम ये आप समझती हैं ठीक अल्फाज थे? आई हैव नेवर डन दैट, ये मेरी तो कभी ट्वीट आई नहीं, ना कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती। अरशद शरीफ साहब से तो मेरे बड़े अच्छे मुरासिम थे, मैंने उनके साथ एक एयरफोर्स का हमारा कोर्स था वो किया था, और आई रियली हैड वेरी आई रियली एडमायर हिम। ये तो मेरी ट्वीट है ही नहीं, पता नहीं ये किसको आप कोट कर रहे हैं। आई कभी हैव मैं जिंदगी में इस आई तरह हैव के चेक्ड अल्फाज दैट। यूज कर ही नहीं सकती हूँ। मैं जिंदगी में कभी ये अल्फाज ना मैंने यूज कभी किए हैं, ना कभी आइंदा। मेरी तो अपब्रिंगिंग ऐसी है ही नहीं। वी आर फ्रॉम रिस्पेक्टेबल फैमिलीज, वी विल नेवर डू इट, दिस इज नॉट मी एट ऑल। आपको पता है, कल मुझे पता चला है कि मेरे नाम पे एक और ट्विटर फेक अकाउंट खोल लिया गया है, और उसमें से अब ट्वीट्स चलनी शुरू हो गई हैं। यही मेरे साथ 2020 में भी किया गया था कि उस वक्त भी एक फेक ट्विटर अकाउंट खोल दिया गया था। तो मैं तो सियासत तहजीब के दायरे में करनी चाहिए, रिस्पेक्ट मतलब आप बिगेट्स ये कहना चाह रही रिस्पेक्ट। हैं कि ये आपका मुझे जाली उनकी ट्विटर अकाउंट है, अरशद ये शरीफ ट्वीट कर रहे अरशद शरीफ की जो वाइफ है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। शी हैज गॉन थ्रू लॉट ऑफ टफ टाइम एंड ट्रेजेडी। हम उनके सब साथ खड़े हैं, ये कैसे हो सकता है कि हम इस तरह की फजूल किस्म की बातें उनके साथ करें? आई डोंट नो हु इज हैं? डूइंग दिस। ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी सोच है और इसको हम यकीन कीजिए अप्रिशिएट करते हैं। बहरहाल वो जो ट्वीट वायरल वायरल किया गया, फिर इसका मतलब है कि वो एक फेक अकाउंट बनाया गया आपके हवाले से। That is the absolutely fake. ये जो इमरान रियाज के साथ मैडम किया जा रहा है, क्या ये ठीक है? देखिए, बात सारी ये है कि ये जो बातें हो रही हैं, आप कानून के मुताबिक उससे आप डील करें। अगर आप समझते हैं कि आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो फिर कानूनी कोर्ट्स हैं, आप अदालत का दरवाजा खटकाएं और वहां पे अपना केस प्लीट करें। मैं तो कुछ नहीं कह सकती ना, मैं तो नहीं हूं ना। अब जो जिन लोगों के साथ पहले भी बहुत सारे मोहसिन बेग वगैरह देख लें, और बहुत सारे असद तूर और बहुत सारे हमारे ऐसे जर्नलिस्ट थे। मरियम साहिबा तो कह रही हैं वो साफ़ी ही नहीं है। इमरान रियाज आप जानती होंगी, ज़्यादा अरशद शरीफ की आप इतनी मद्दाह हैं, तो आप इमरान रियाज को भी जानती होंगी बड़े डिटेल में। तो जी, मरियम साहब मैं इमरान रियाज को मैंने 2-4 दफ़ा सुना है, लेकिन आई डोंट थिंक कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी रह गई है। वो टोटली टोटली जो है ही इज़ डिपेंडेंट ऑन कि ये पीटीआई के लोग उनको रीट्वीट करते रहें, उनके यूट्यूब पे पैसे बनते जाएँ, ये तो सबको पता है। आई डोंट थिंक कि वो एक न्यूट्रल अब तज्ज़िया करते हैं। वो टोटली टोटली उनका वन साइडेड एक बात होती है, और वो वही बात उनके मुंह से निकलती है जो इमरान खान चाहते हैं कि उनके मुंह से निकले। तो फिर ऐसे तो मेरे ख्याल में जो अगर कोई जर्नलिस्ट ऐसे करता है, तो फिर वो खुद ही अपनी जो न्यूट्रलिटी है ना उसको फिर वो डैमेज करता है। मैडम अंसार अब्बासी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, ये सारे लोग न्यूट्रल हैं रिपोर्टिंग में? जी, मेरे ख्याल में देखें, कभी उनको उनका जो एनालिसिस होता है जब वो बातें करते हैं, तो वो अपने ज़हन के मुताबिक करते हैं। मेरे ख्याल में शामी साहब का बड़ा न्यूट्रल होता है।
कभी वो फेवर में करते हैं, कभी अब जिस तरह ये जो जब फवाद चौधरी को जब पकड़ा है, तो उन्होंने कहा था कि क्या ज़रूरत थी पकड़ने की, आपने तो सिर्फ़ हीरो बनाया है फवाद चौधरी का, तो फिर वो अपने मुताबिक, अपने ज़ेन के मुताबिक जो समझते हैं कि सही है, उसके मुताबिक वो बात करते हैं। आखिरी सवाल मैडम, आखिरी सवाल जवाब दिए। एस्टेब्लिशमेंट इस वक़्त न्यूट्रल है, आप समझती हैं? देखिए एस्टेब्लिशमेंट का तो अब मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन खुल के सामने आ गया है कि रोल रहा है हमेशा हमारी सियासत में, ठीक अभी है? जो प्रोसिक्यूशन हो और रही है रोल है, अभी जो लोगों लेकिन को जी, अभी क्या जो कह रहे हैं? लोगों को अंदर डाला जा रहा है, जो खौफ फैलाया जा रहा है, इसमें क्या एस्टेब्लिशमेंट का रोल है? नो आई थिंक के एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारे जो असद अपने जो आर्मी चीफ हैं जो उन वो इस आसिम मुनीर, वक़्त बिल्कुल जी? आसिम मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब। सॉरी आसिम मुनीर जो हैं वो इस वक़्त बिल्कुल न्यूट्रल हैं और वो बिल्कुल फ़ोकस्ड हैं अपने हमारी जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हमें जो हम आपको पता है कि जो दहशतगर्दी है वो फिर जो है एक हमारे मुल्क में दोबारा हमें ये एक चैलेंज शुरू हो गया है। हमने मिन हैसुल कौम इसको डील करना है और वो हमें इसमें लीड कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो फोर्सेस हैं पहले भी वजीरिस्तान से सारे इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जो रोग एलिमेंट्स हैं उनको रद्दुल फसाद और अज़ब के थ्रू निकाला गया था। अब दोबारा अगर हमारी सरजमीन पे टेररिज्म आ रहा है तो हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें क्या मिलके बैठना पड़ेगा और क्या इसको काउंटर करना पड़ेगा। क्या जनरल बाजवा साहब न्यूट्रल थे? जनरल बाजवा का क्या कह रहे हैं? क्या वो न्यूट्रल थे पॉलिटिक्स में? भाई वो तो आपने जावेद चौधरी का कॉलम पढ़ ही लिया होगा ना, वो खुद अपने मुंह से उन्होंने कह दिया है और उनसे भी ज्यादा आपको पता है डीजीआईएसआई की जो नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके आपके लीडर मियां नवाज शरीफ साहब मैडम ये कहते रहे कि मुझे जनरल बाजवा साहब ने हटाया, उस वक्त के आईएसआई चीफ ने हटाया, और साथ ये भी कहते रहे कि मुल्क की जो हालात खराब हुए हैं उसके जिम्मेदार ये दोनों हैं, और रिसेंटली उन्होंने इस चीज को ऑन भी किया है। आप समझते हैं मियां साहब ठीक कह रहे हैं? देखिए ये तो खुल के बात सामने आ गई है कि किस तरीके से मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, किस तरीके से वो जहांगीर तरीन को फिर एक बैलेंसिंग एक्ट के सबकी लिए किया एस्टेब्लिशमेंट गया, ने किस किया। तरीके से ये तो सारी बातें खुल के सामने जनरल बाजवा को तो गालियां अब इमरान खान दे रहे हैं ना, लेकिन असल में जनरल बाजवा ने खुल के सारी बातें खुद कह दी हैं। आप जाके जावेद चौधरी का कॉलम तो पढ़ लेना, आपको सारी चीजें खुल के सामने नजर आ जाएंगी। उस्मा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। यू वेलकम।